आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है, जिसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। इसके अलावा लघुत्तम ज्ञात करने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि एचसीएफ क्या होता है, जिसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है, और एचसीएफ ज्ञात करने की विधियों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लघुत्तम समापवर्त्य दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा समान अपवर्त्य होता है। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल यानी कि गुणज होता है। हम जानेंगे एलसीएम ज्ञात करने की विधियों के बारे में। एलसीएम ज्ञात करने की पहली विधि है अपवर्त्य विधि, जिसे हम लिस्टिंग द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स भी कह सकते हैं। दूसरी विधि है गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरी विधि है भाग विधि यानी डिवीजन मेथड। सबसे पहले हम सीखेंगे अपवर्त्य विधि के द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना। यहाँ पे हमने एक उदाहरण लिया है जिसमें 2, 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम ज्ञात करना है हमें अपवर्त्य विधि के द्वारा। इसके लिए हम दी गई संख्याओं के अपवर्त्य यानी कि मल्टीपल्स ज्ञात कर लेंगे। हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में मेरे कि किसी भी संख्या के अपवर्त्य यानी गुणज किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। प्राकृत संख्या के साथ में उस संख्या का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करते जाते हैं हम, तो उसके अपवर्त्य हमें मिलते जाते हैं। जैसे यहाँ 2 के अपवर्त्य हैं 2, 4, 6, 8, और इसी प्रकार से आगे तक 3 के अपवर्त्य हम निकालते हैं तो 3 का नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या के साथ में गुणा करते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। इसी प्रकार से ये आगे तक संख्या जाती रहेगी। किसी भी संख्या के अपवर्त्य जो हैं अनंत होते हैं। 4 के अपवर्त्य ज्ञात कर लेंगे हम यानी मल्टीपल्स ऑफ 4, जहाँ पे अब हम समान अपवर्त्य निकालेंगे कि कौन कौन से अपवर्त्य हैं जो समान है। तो 12 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसी प्रकार से अगला 24 तीनों में है। अब जो समान अपवर्त्य हैं वो हैं 12 और 24 हैं। इसी प्रकार से आगे भी समान अपवर्त्य हो सकते हैं, लेकिन हमें उनकी अभी आवश्यकता नहीं है। अब इन दिए गए अपवर्त्यों में जो सबसे छोटा अपवर्त्य है वही हमारा एलसीएम है। तो हम देख सकते हैं सबसे छोटा समान अपवर्त्य जो है वो है 12। सबसे छोटा समान अपवर्त्य 12 है, अतः 2, 4 और 3 का लासा यानी एलसीएम 12 है। अब हम लासा यानी एलसीएम निकालने की एक अन्य विधि गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हमने एक उदाहरण ले लिया है 12, 18 और 30 का लासा निकालना है हमें गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं 12 में 2 से भाग जाएगा 6 बार, 2 से जाएगा 3 बार और 3 से भाग जाएगा 1 बार। इसी प्रकार से हम 18 के भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 2 से भाग देंगे 18 में 9 बार, अब 3 से भाग देंगे 3 बार और 3 से भाग देंगे 1 बार। इसी प्रकार से 30 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से भाग जा रहा है 30 में 15 बार, अब 2 से भाग नहीं जा रहा है तो 2 से बड़ी संख्या 3 से भाग देंगे 5 बार और 5 से भाग देंगे 1 बार। इस प्रकार से 12 के गुणनखंड हैं अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार से हम अन्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। हमने तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब हम देखेंगे कि इन तीनों संख्याओं में
सर्वनिष्ठ यानी कि कॉमन फैक्टर कौन से हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ 2 तीनों में है, इसी प्रकार से यहाँ पे 3 जो है वो भी तीनों में है। तो इस प्रकार से 12, 18 और 30 का जो सर्वनिष्ठ यानी कॉमन फैक्टर है वो है 2 गुणा 3, और शेष बचे जो गुणनखंड हैं वो हैं 2, 3 और 5। इन्हें हम लिख लेंगे। शेष बचे गुणनखंड हैं 2, 3 और 5। यहाँ पे 2 बाकी है, यहाँ पे 3 बचा है और यहाँ पे 5, जिन्हें हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम इन गुणनखंडों को साथ में लिख लेंगे। तो सर्वनिष्ठ गुणनखंड है हमारे 2 गुणा 3, इसी के अलावा जो शेष बचे गुणनखंड है 2 गुणा 3 गुणा 5। जब हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वही संख्या 12, 18 और 30 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त होगा। तो इसका हम गुणा कर लेते हैं। 5 3 15 यानी 5 3 15, दूनी 30, 30 3 90, दूना 180। तो 180 जो है 12, 18 और 30 का लासा है, यही हमारा उत्तर है। इसी प्रकार से हम अन्य संख्याओं के गुणनखंड भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ हम तीसरी विधि भाग विधि के यानी कि डिवीजन मेथड के द्वारा 12, 18 और 24 के एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। भाग विधि में दी गई संख्याओं का एक साथ में हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो 6 बार, 9 बार आ रहा है 2 के पहाड़े में, और 2 के पहाड़े में 12 बार आ रहा है। अभी हम देख सकते हैं अभी भी 2 से भाग जा रहा है 3 बार। यहाँ पे 9 में भाग नहीं जा रहा है पूरा, तो ये वैसे ही लिखा जाएगा। 6 बार, 3 में भाग नहीं जा रहा है 2 से कंप्लीट, इसलिए वैसे ही लिखाएगा। 6 में भाग जा रहा है 3 बार। अब 2 से किसी भी संख्या में पूरा भाग नहीं जा रहा है तो हम 3 से भाग देंगे 1 बार, 3 3 9 और 3 एकम 3। अब 3 से भाग देंगे, यहाँ 1 ही रहेगा, 3 एकम 3 और 1। इस प्रकार से यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल लिए हैं। हमने अभाज्य गुणनखंडों को एक साथ में लिख लिया है। अब हम इनका गुणा करेंगे। 3 3 9, 9 दूना 18, 18 दूनी 36, 36 दूना 72। इस प्रकार से 12, 18 और 24 का लासा भाग विधि के द्वारा जो आया है वो है 72। इसी प्रकार से हम आसानी से भाग विधि के द्वारा अन्य संख्याओं के लासा भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। महत्तम समापवर्तक किन्हीं दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा समान अपवर्तक यानी कि गुणनखंड, जिसे हम फैक्टर भी बोलते हैं, होता है। अब हम सीखेंगे महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं और उनके द्वारा किस प्रकार से मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जाता है। किन्हीं दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की निम्न विधियां हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरी है अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और तीसरी है भाग विधि। इसमें हम सबसे पहले गुणनखंड विधि के द्वारा सवाल हल करेंगे। गुणनखंड विधि के द्वारा हम यहाँ पर 16 और 10 के महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम 10 के गुणनखंड यानी कि अपवर्तक निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है। इसके अलावा 2 से 10 में भाग जा रहा है पूरा, तो 2 एक अपवर्तक होगा। इसके बाद 5 और 10। इसी प्रकार से हम 16 के अपवर्तक यानी गुणनखंड निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने 16 के गुणनखंड भी निकाल लिए हैं। इन गुणनखंडों को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर समान गुणनखंड जो है 1 है और
2 है। इन दोनों गुणनखंडों में जो बड़ा गुणनखंड है यानी कि 2, वही हमारा HCF है। सबसे बड़ा समान अपवर्तक यानी कि गुणनखंड 2 है, इसीलिए 10 और 16 का मासा यानी कि HCF भी 2 है। इसी प्रकार हम अन्य किन्हीं दी गई संख्याओं के HCF भी गुणनखंड विधि के द्वारा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 12 और 18 का HCF ज्ञात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। 2 से 6 बार भाग जा रहा है, फिर 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। इसी प्रकार से हम 18 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 से 9 बार, फिर 3 से भाग जाएगा 3 बार और 3 से 1 बार। इन गुणनखंडों को हम लिख लेंगे। 12 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार से 18 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। इन गुणनखंडों में जो समान गुणनखंड है नीचे ऊपर 2 है और यहाँ पे 3 है, यानी 12 और 18 के जो समान गुणनखंड हैं वो है 2 गुणा 3 यानी कि 6। अतः 12 और 18 का मासा होगा 6। यही हमारा उत्तर है। इसी प्रकार से किन्हीं दी गई संख्याओं के मासा हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। भाग विधि के द्वारा हम HCF ज्ञात करना सीखेंगे। यहाँ पे 12 और 18 का हमें मासा यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो भाग विधि में सबसे पहले जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है, तो हम भाग दे लेंगे। यहाँ पे 12 से 1 बार भाग जाएगा और ये 6 बच रहा है यहाँ पे। अब जो 6 बचा है उससे हम इस 12 में भाग देंगे। 6 दूना 12, देखिए पूरा भाग चला गया है। इस प्रकार से यहाँ पे जो 6 बचा हुआ है यही दी गई संख्याओं यानी 12 और 18 का HCF है। यहाँ पे हम देख सकते हैं शेषफल 0 है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शेषफल 0 है, अतः 6 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 12 और 18 दोनों में पूर्णतः भाग जा रहा है। अतः 12 और 18 का जो HCF है वो 6 होगा। इसी प्रकार से हम अन्य दी गई संख्याओं का मासा भाग विधि द्वारा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपके होमवर्क में कुछ सवाल रखे हैं जिन्हें आप ज़रूर करें, साथ ही इनके उत्तर कमेंट में शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।